चैनल हमारे जीके वाला पे दोस्तों आज जो हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ 50 क्वेश्चन जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राचीन इतिहास का दोस्तों अभी सीरीज चल रहा है जिसमें प्राचीन इतिहास का कल हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक जो है क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक शैली तक जो है देख लिए थे। नगर शैली, बेगर शैली और क्या कहता है द्राविड़ शैली तक जो है ये जो हम लोगों ने आज देख लिया था। चलिए आज जो है उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हिस्ट्री के जो इतिहास का जो प्रश्न जितना भी है आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज। आज जो है 51 से हम लोग का जो है लेक्चर स्टार्ट होगा। कल जो 50 तक जो अगर आपने पिछले का वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला तो आप जाके हमारे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग का जो है आज पहला क्वेश्चन है दोस्तों की दक्षिण भारत में तंजौर का राज राजेश्वरी मंदिर कौन सी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट जो उदाहरण है दक्षिण भारत में तंजौर का जो राज राजेश्वरी मंदिर है ये जो है किस शैली का जो है उत्कृष्ट है। तो ये जो है दोस्तों उदाहरण है ये द्राविड़ शैली का दोस्तों उदाहरण है। किसका? द्राविड़ शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर भारत में खजुराहो का कांदेरिया महादेव मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्तर भारत में खजुराहो का कांदेरिया महादेव मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों खजुराहो का कांदेरिया महादेव मंदिर जो है ये नगर शैली के बारे में हमें बताता है। किस शैली के बारे में? तो नगर शैली के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मूल रूप से जो दोस्तों मुद्रा के बारे में बताता है। यहाँ पे दिया गया है कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हम जो हमें मूल रूप से मुद्राओं की सहायता के बारे में जो है बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के सिक्के कौन से धातु से बने थे। प्राचीन काल के जो सिक्के थे ये किस धातु से बने थे दोस्तों? ये दोस्तों तांबा से, चांदी से, सोना, सीसा जैसे धातु से बनाए जाते थे। दोस्तों जो है प्राचीन काल का जो सिक्का होता था वो किस किस धातु से बनाया जाता था। तो तांबा से, चांदी से, सोना से, सीसा से जैसे धातुओं से बनते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था। तो प्राचीनतम सिक्के को दोस्तों आहट सिक्का कहा जाता था। आहट सिक्का जो है किसे कहा जाता था। तो प्राचीन सिक्के को जो है आहट सिक्का कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के सिक्के को आहट सिक्के क्यों कहते थे। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल के आहट सिक्के को जो है आहट सिक्के क्यों कहते थे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों थप्पा मारकर बनाए जाने के कारण थप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें भारतीय भाषा में जो है आहत मुद्रा कहते थे। भारतीय भाषा में आहत मुद्रा जो इन्हें कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आहत या पंचमार्क सिक्के कितने सदी ईस्वी पूर्व के हैं। पूछा गया है क्वेश्चन कि आहत या पंचमार्क सिक्के कितने सदी ईस्वी पूर्व के हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हैं। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के जो है ये आहट या पंचमार्क सिक्के जो है बनाए जाते या मतलब 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हैं। क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आहत या पंचमार्क सिक्के पर किन किन का चित्र जो है बना होता था। तो चित्र देखेंगे दोस्तों इस पर पेड़, मछली, सांड, हाथी एवं अर्धचंद का जो इत्यादि का जो है यहाँ पे चित्र जो है बना होता था आहट या पंचमार्क सिक्के पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों सर्वाधिक सिक्के कौन से काल में बने थे और कौन कौन से धातु से बनाए गए थे। तो सबसे ज्यादा सिक्का जो दोस्तों मौर्य काल में बना था जो शीशे, चांदी और तांबे एवं सोने के थे। शीशे के थे, चांदी, तांबे और सोने के जो है सर्वाधिक सिक्के जो बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिट्टी के पके हुए सिक्के कौन से काल में बने हुए थे। मिट्टी के पके हुए सिक्के जो है कौन से काल में बने हुए थे। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कुषाण काल में जो है मिट्टी के पके हुए सिक्के जो है बनाए जाते थे जो गुप्त काल में लुप्त हो गए थे। जो गुप्त काल में जो है दोस्तों लुप्त हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक ने कौन से धातु से के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शासक ने जो है कौन से धातु के सिक्के के जारी किए थे। तो शीशे से जो है शीशा से जो सिक्का बनता था वो सातवाहन शासक में जो है धातु जो क्या कहता है जारी किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि कौन से शासक ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। कौन से ऐसा शासक था जो सोना का सबसे ज्यादा सिक्का जो जारी किया था दोस्तों। गुप्त शासक जो था, गुप्त शासकों ने जो है, गुप्त वंश में जो है सोना का सिक्का सबसे ज्यादा प्रचलित था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। कौन से ऐसा शासक था जो सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है लेख लिखना जो है शुरू किया था दोस्तों। इसका जो आंसर होगा हिंद यवन शासक ने जो है, हिंद यवन शासक ने जो है सिक्का पर लेख लिखना जो शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम किस शासक ने सिक्कों पर लेख तथा तिथियां लिखाई थी। कौन सा ऐसा शासक था जो सिक्का पर लेख एवं तिथि जो लिखाई थी। इसका आंसर होगा दोस्तों यूनानी शासकों ने जो है, यूनानी शासकों ने सिक्कों पर जो लेख और तिथियां लिखवाई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुषाण काल के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के प्रचलित थे, परंतु सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। क्वेश्चन है दोस्तों कि कुषाण काल में जो के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जो है गुप्त काल में जो है बनाया गया था या जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के सिक्के पर किस चीज का जो है चित्र बना होता है। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्का था उस पर जो है यूप का चित्र बना हुआ था, अश्वमेध यज्ञ का चित्र बना हुआ था, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इन सभी का चित्र जो है किस पर बना है। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो सारे सिक्के गए थे उस पर जो है ये इन सब का चित्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वीणा बजाते हुए कौन से शासक के काल में सिक्के जारी, कौन से सिक्के दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए कौन से शासक के काल में सिक्के पर दिखाया गया है। इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों वीणा बजाते हुए समुद्र गुप्त के काल के में दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुषाण कालीन मूर्तियां विदेशी है जबकि मथुरा कालीन पूर्णतः स्वदेशी है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि कुषाण काल में जो मूर्ति बनती थी वो हमारी विदेशी थी, और मथुरा कला में जो मूर्ति बनती थी वो हमारी स्वदेशी मानी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कौन से काल से आरंभ हुआ था। मतलब प्राचीन काल में जो है मूर्ति का निर्माण कौन से काल में जो है आरंभ हो गया था, यहाँ पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कुषाण काल में जो है मूर्ति का निर्माण जो है आरंभ हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कार्बन 14 विधि से है दोस्तों। कार्बन 14 विधि से क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि को किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कार्बन 14 विधि जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों रेडियो धार्मिकता विघटन पर जो है ये कार्बन 14 विधि जो है सिद्धांत कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पुरानी वस्तु का समय की गणना कार्बन 14 विधि के साथ साथ और कौन सी विधि और कौन सी विधि के द्वारा भी जो है किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि किसी भी पुरानी वस्तु का समय की काल की जो है गणना कार्बन 14 विधि के साथ साथ और कौन सी विधि है उसके द्वारा भी किया जाता है। उसे दोस्तों उष्मादित विधि कहा जाता है। कौन सा विधि, उष्मादित विधि जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि का अर्ध आयु काल कितना है। तो इसका तो सही आंसर हो दोस्तों कार्बन 14 विधि का अर्ध आयु काल जो है ये आपका 5530 प्लस माइनस 40 वर्ष माना जाता है। 5500 मतलब 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष जो है ये आपका कार्बन 14 विधि का जो है काल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य का जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए जानते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो दोस्तों धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में जो है यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन से ग्रंथ के बारे में पढ़ा जाता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है कौन से ग्रंथ के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ तथा ब्रह्मोत्तर ग्रंथ के बारे में जो है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पहला क्वेश्चन था देखिए साहित्यिक शोध के अंतर्गत तो कौन से साहित्य को पढ़ा जाता है, तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब है कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन से ग्रंथ के बारे में पढ़ा जाता है, तो इसमें होगा दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ और ब्रह्मोत्तर ग्रंथ के बारे में पढ़ा जाता है।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत दोस्तों ये क्या क्या आते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत दोस्तों वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति इत्यादि जो है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वेद शब्द कौन से शब्द से बना है, तो संस्कृत के विदु शब्द, दोस्तों संस्कृत के विदु धातु से जो है इसका जो है निर्माण हुआ है। वेद शब्द कौन से धातु से बना है, तो संस्कृत के विदु धातु से जो है इसका निर्माण मतलब हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जानना, जिसका जो अर्थ होता है जानना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के रचयिता किसे माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार दोस्तों वेदों के रचयिता जो है किसे माना जाता है, पूछा गया है। तो वेदों के रचयिता वेद व्यास को जो है माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। वेद को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो वेद को जो है दोस्तों अपूरे अर्थात देवकृत जो है माना जाता है, अपूरे अर्थात देवकृत माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा दोस्तों, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद का समय कब से कब तक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है ऋग्वेद का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सी है। सबसे प्राचीन वेद यहाँ पे पूछा गया है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने पाठ होते हैं, तो ऋग्वेद में कितने पाठ होते हैं, आपको पता होगा ऋग्वेद में जो 3 पाठ होते हैं। कौन कौन सा, साकल में होता है जिसमें 1017 मंत्र है, वाल खिले होते हैं जिसमें 11 मंत्र होते हैं, एक होता है वाक्स्कल जिसमें जो है 56 मंत्र होते हैं। तो ऋग्वेद में कितने पाठ होते हैं, तो 3 पाठ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो कुल कितने मंडल हैं यहाँ पे पूछा गया है, तो 10 मंडल जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 1028 जो है सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद में दोस्तों 10,462 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र, 10,462 मंत्र जो है दिए गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। ऋग्वेद का जो मंत्र होता है दोस्तों उसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों होत्री कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्तों होता है, जिसका अर्थ होता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का जो है सबसे कौन सा मंडल है जो अंत में जोड़ा गया है, तो पहला और 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में एक महत्वपूर्ण संहिता कौन सी है, तो आपका जो अब होगा आंसर संप्रति साकल संहिता जो है ऋग्वेद की एक संहिता में से सबसे महत्वपूर्ण संहिता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ऋग्वेद की दोस्तों कितनी शाखाएं मानी जाती है, तो ऋग्वेद की जो है 5 शाखा मानी जाती है। कितनी शाखा, तो 5 शाखा ऋग्वेद का माना जाता है। साकल हो गया, वालखिले हो गया, अश्वमेध हो गया, संखाय हो गया और मांडियन जो हो गया। ऋग्वेद की जो है 5 शाखा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में ऋचाएं सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में दोस्तों ऋचाएं जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है, तो ऋचाएं जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है दोस्तों दूसरे एवं 7वें मंडल में जो है ऋचा सबसे प्राचीन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद के कौन से मंडल को ऋषि या ऋषि मंडल जो कहा जाता है, तो ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को भी जो है ऋषि या वंश मंडल भी कहा जाता है, ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों 93 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लिखी हस्तलिखित प्रतियां के परिशिष्ट को क्या कहा गया है, तो इसे दोस्तों खिल कहा गया। क्या कहा गया है, तो खिल कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस चीज के बारे में वर्णन है, तो सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन जो है दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है दिया गया। ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में दिया गया
है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस चीज के बारे में उल्लेख है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें किस चीज के बारे में उल्लेख है? दोस्तों सोम देवता और वनस्पति देवता, सोम देवता और वनस्पति देवता का उल्लेख जो है किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। चलिए अगले क्वेश्चन है दोस्तों की ऋग्वेद के 10वां मंडल के बारे में उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वां मंडल के बारे में उल्लेख है। ऋग्वेद के जो है 10वां मंडल बारे में जो उल्लेख है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वां मंडल में किसके बारे में जो है उल्लेख है? यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन, तो 4 वर्ण के बारे में दोस्तों यहाँ पे उल्लेख है। 4 वर्ण के बारे में दोस्तों किस में उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कौन से वेद को विश्व मानव धरोहर सम्मिलित कर लिया गया है? यूनेस्को द्वारा कौन से वेद को जो विश्व मानव धरोहर में जो है सम्मिलित कर लिया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद को जो है ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर में जो है शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋषि का शाब्दिक अर्थ होता है छंद या चरणों से युक्त मंत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल जो दोस्तों 2 से 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। क्वेश्चन है अगला कि दोस्तों ऋग्वेद का सबसे आधुनिक मंडल कौन सा है? तो पहले एवं 10वां मंडल जो है दोस्तों ऋग्वेद का जो है सबसे आधुनिक मंडल माना जाता है। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे आधुनिक मंडल माना जाता है और सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का जो है उल्लेख दिया गया है। उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह से संबंधित विवाह सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों ये दिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये भी दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम का विवाह का वर्णन भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य युक्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों के हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद को कौन सा वेद भी कहा जाता है? तो यजुर्वेद को दोस्तों कर्मकांडीय वेद भी जो है कहा जाता है। अगर आप लोग को पूछा जाए कि कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है, तो यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि कौन से वेद में यज्ञ एवं संस्कारों के नियमों का संकलन है? तो कौन से वेद में दोस्तों यज्ञ एवं संस्कारों का नियमों का जो संकलन मिलता है दोस्तों, ये यजुर्वेद में दोस्तों ये मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद किस शैली में लिखा हुआ है? यजुर्वेद जो है ये किस शैली में लिखा हुआ है दोस्तों? पद एवं गद्य दोनों शैली में जो दोस्तों ये यजुर्वेद जो है लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के दोस्तों कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के 2 भाग है। कौन कौन सा है? एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है? तो यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कर्मकांडीय वेद कौन से वेद को कहा जाता है, तो यजुर्वेद को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल यजुर्वेद किस शैली में लिखा हुआ है? तो शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों केवल पद में लिखा हुआ है। और शुक्ल यजुर्वेद को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका क्या नाम है? वाजसेनी। वाजसेनी संहिता किसे कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसेनी संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण यजुर्वेद किस शैली में लिखा हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद दोस्तों पद और गद्य, ये जो है पद और गद्य दोनों में जो है कृष्ण शैली जो है कृष्ण यजुर्वेद जो लिखा गया है। अगर पूछेगा पद और गद्य कौन सा यजुर्वेद कौन से यजुर्वेद में लिखा हुआ है, तो कृष्ण यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद ने ऋग्वेद से कितने मंत्र लिए? हम दोस्तों ये यजुर्वेद जो है ऋग्वेद से मंत्र लिया, तो कितना मंत्र लिया? 663 मंत्र लिया। कितना? 663 मंत्र।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यजुर्वेद के मंत्र के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के मंत्र का जो उच्चारण करने वाले को अर्धवयु, अर्धवयु जो है दोस्तों यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को जो है अर्धवयु कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि ऋग्वेद के जो है मंत्र का उच्चारण करने वाले को जो है क्या कहा जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो कृष्ण यजुर्वेद की दोस्तों 4 प्रमुख शाखा है। कौन कौन सा है? तैतरानी है, काठक है, मैत्रानी है और कपिस्टल है। ये यजुर्वेद की जो है 4 प्रमुख शाखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यजुर्वेद की प्रमुख शाखा कौन सी है? तो यजुर्वेद के 2 प्रमुख शाखा है। कितने? 2 प्रमुख शाखा है। यजुर्वेद की शाखा कौन कौन सी है? तो मध्ययन और कन्नम जो दोस्तों ये यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का जो है 2 प्रमुख शाखा है। पूछेगा कि कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखा? तो 4 शाखा है। और शुक्ल यजुर्वेद का कितना शाखा है? तो 2 शाखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी क्यों कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसेनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाजसेनी के पुत्र यज्ञलक्ष्य इनके दृष्टा थे। क्योंकि वाजसेनी का जो पुत्र यज्ञलक्ष्य था इसका जो है दृष्टा माना जाता है, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसेनी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के जो है कितने ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों? इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन सा अगर पूछेगा यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद के दोस्तों 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए अगले क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के किस भाग में है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का कौन सा भाग में है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद में है। किसमें है? तो कृष्ण यजुर्वेद में जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, आज हम लोग का यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था। 122 क्वेश्चन आज हम लोग ने देख लिया। 50 to 122 क्वेश्चन आज हम लोग ने यहाँ पे देखा है। कल दोस्तों फिर आपको आगे आपको मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है टॉपिक बाय टॉपिक में लाया हूँ और आपको मैं बताते रहूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए और इसी तरह के जीके क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, धन्यवाद।